सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। 27वीं आईनी तरमीम जिसका पिछले कई माह से तज़किरा था, इसे आज हुकूमत की तरफ से ऐवान बाला सेनेट से मंजूर करवा लिया गया। कुल 59 शिकों पर मुश्तमिल इस आईनी तरमीम में 40 से ज़्यादा शिकें निज़ाम अदलिया के हवाले से हैं, जिसमें एक आर्टिकल 175 में तरमीम के ज़रिए नई वफाकी आईनी अदालत का क़याम किया जाएगा। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम के ज़रिए हाई कोर्ट जजेस का उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। आर्टिकल 42 में तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बजाय नए वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत से ओहदे का हलफ लिया करेंगे, जबकि आर्टिकल 63A के तहत नाअहल होने वाले रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बजाय अब वफाकी आईनी अदालत से रुजू किया करेंगे। अपोजिशन जमातों की तरफ से इस तरमीम के प्रोसेस का बॉयकॉट किया गया, इसकी सख्त मुखालफत की गई। आज भी सेनेट में शदीद एहतजाज किया गया, मगर दिलचस्प तौर पर हुकूमत और की तरफ से अपोजिशन बेंचेस से 2 फैसला कुन वोट हासिल करना आज हमने देखा कि उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUIFA के सेनेटर अहमद खान हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुए और अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर उन्होंने तरमीम के हक में वोट दिया, मगर इसकी मंजूरी के फौरी बाद PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने सेनेट की रुकनियत इस्तीफ़ा दे दिया। नाजरीन, अपोजिशन की तरफ से तो इसकी मुखालफत की ही गई, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज, साबिका जजेस, साबिक अटॉर्नी जनरल साहिबान और सीनियर वकला की तरफ से इस तरमीम के हवाले से बहुत से सवालात उठाए गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ख़त लिखकर मुतालबात किए जा रहे हैं। बिलखसूस ये कि वो 27वीं आईनी तरमीम पर अदालत की फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम अपने ख़त में कहा है कि आप इस इदारे के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं बल्कि गार्डियन भी हैं, लिहाजा ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। नाज़रीन, ये जो तमाम तब्दीलियाँ हैं इसकी क्या इसके असरात होंगे निज़ाम अदलिया के हवाले से? एक आम तासुर ये पाया जाता है कि हुकूमत की तरफ से इसी को मद्देनज़र रख के फ़ैसला किया जा रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अवाम के लिए भी इसमें कुछ शामिल है। आज इस हवाले से पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असेंबली से जब ये सवाल हुआ कासिम गिलानी साहब से कि क्या इस तरमीम में अवाम के लिए भी कुछ है, अवाम के लिए तो इसमें कुछ नहीं है, जिसका जवाब खुद पीपल्स पार्टी के इन रहनुमा ने दे दिया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में ये तासुर या इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है कि इन तरामीम के ज़रिए हुकूमत ने अदलिया को अपने मातहत कर लिया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। बहुत शुक्रिया मांडवीवाला साहब आपके वक्त के लिए। 27वीं तरमीम सेनेट से पास करवा ली गई है, आप लोगों ने JUI और PTI का भी एक वोट हासिल कर लिया इसके लिए, लेकिन इल्ज़ाम सलीम साहब ये लग रहा है कि हुकूमत ताकतवर हुई है और अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत लाया गया है। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अदलिया हमेशा भी पार्लियामेंट के मातहत थी और ये अदलिया ने अपनी कन्वीनियंस के लिए पार्लियामेंट से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया था और एवरी इदारा ऑफ पाकिस्तान इज़ सब आई शुड से आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो ये कहना कि जी कोई हमने गलत चीज़ की है, गलत चीज़ पहले हुई थी, अब सही हुई नहीं, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के भी तो कुछ असूल हैं पाकिस्तान के अंदर तयशुदा, बिलखुसूस अदलिया के हवाले से। जब जजेस, अगर ये आम तासुर जाए कि अगर जज साहिबान कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं आता तो उसके बाद उनके पास क्या ही ऑप्शंस होंगे। उनका तो ट्रांसफ़र में भी जो उनका कंसेंट है वो ख़त्म कर लिया गया। तो उस एतबार से जो वकला कम्यूनिटी है, बल्कि आज तो पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल साहिबान, साबिक जज साहिबान, उनकी तरफ से भी इसके ऊपर एतराज़ उठाया गया है और इसको डिबेट करने का कहा गया है। देखिए जी, ट्रांसफ़र इज़ अ प्रोरोगेटिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इन दोनों से अबव हो गए
तो मेरा ख्याल है कि ये गलत है। और किसी किस्म की पावर्स जुडिशरी से नहीं ली गई हैं। उनको किसी तरीके से जस्टिस देने के लिए कोई रुकावट आज भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि दे आर आंसरेबल टू अस, विच दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट बी आंसरेबल टू अस, एंड दिस इज द इशू टुडे। आप लोगों के क्या खदशात हैं, क्योंकि ये जो तरमीम है इससे कुछ एक तहासुर ये भी आ रहा है कि कुछ अपने भी आप लोगों के खदशात हैं जो सदर मुमलिकत को ताहियात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना जिस तरह दिया गया है। क्या उनके उनके खिलाफ ऐसी क्या कार्रवाई हो सकती है मुस्तकबिल में जिसके हवाले से आप लोग पेशगी इकदाम कर रहे हैं? की तो सारी उम्र उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सदर पाकिस्तान के खिलाफ जितनी कार्रवाई हुई है किसी भी सियासी आदमी के खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ हुई हो। लास्ट टाइम भी जब वो सदर से जब वो ओहदे से रिटायर हुए थे तो सबसे पहले वो नैब के पास गए थे। तो ये कब बंद होगी? ये चीज़ें कब बंद होंगी? कहीं तो बंद होनी है ना। नहीं, लेकिन फिर चलती कब तक रहेंगी? सलीम मानवी वाला साहब, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, आज इस सेटअप के अंदर आप लोग हैं, ताहयात के हवाले से बहुत सारे फैसले आप लोग बेशक कर लें, आप लोग कर सकते हैं और करने की पोजीशन में हैं। आज हम लोगों ने देख भी लिया कि आपको तो JUI और PTI का भी वोट हासिल हो गया, लेकिन फिर मुस्तकबिल में क्या होगा? क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो साबिक सदर अलवी हैं, उनके कंडक्ट के हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान सवालात उठाए गए थे। तो क्या मुस्तकबिल में भी ताहयात इस्तिस्ना होगा जो मुस्तकबिल में सदूर आएंगे? जाहिर सी बात है, ये कोई एक सदर के लिए थोड़ी है। ये तो जितने सदर आए हैं और जितने सदर पहले भी आए थे सबके लिए ये कानून होगा। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यही होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, और आपको पता है इसीलिए मुल्क में लोग डिसीजंस नहीं लेते। आपके मिनिस्टर्स डिसीजन नहीं लेते, आपके सेक्रेटरीज डिसीजन नहीं लेते, आपके प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नहीं लेते। उनको यही फिक्र होती है कि हम कोई डिसीजन लेंगे तो कल फिर हमें, जब हम यहाँ से फारिग होंगे तो हमें कोर्ट के कटहरे में खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से कैसे चीज़ें चलेंगी, आप मुझे बताएं। चलें, फिर अगर अदलिया से भी मुकम्मल इख्तियार ले लिया जाएगा या फिर उनकी आज़ादी अगर इस हद तक चैलेंज हो जाएगी? कोई इख्तियार नहीं लिया जा रहा। आप मुझे बताएं क्या इख्तियार लिया गया उनसे? क्या? सलीम साहब, ये तो खैर इसके ऊपर बहरहाल अदलिया के अंदर से ही बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। आज जस्टिस मंसूर की तरफ से एक और खत भी लिख दिया गया, लेकिन उनसे ये हक लिया गया है कि जो मर्जी आए। चौधरी इफ्तिखार चाहता था जिस जज को लगाना है लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। वो तो असखुद नोटिस के हवाले से बात हो रही है, आर्टिकल 200 के हवाले से हम तो बात कर रहे हैं। असखुद नोटिस के इख्तियार पे तो हमने आपसे सवाल भी नहीं किया, और उसका यकीनी तौर पर असखुद नोटिस का हर तरह से इस्तेमाल होता रहा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होना चाहिए था इस्तिस्ना, तो क्या फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए माजी से भी इतलाक होना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल हो तो फिर माजी से भी इतलाक हो, इमरान खान साहब के लिए भी इसका इतलाक होना चाहिए। माजी का तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये चीजें उस वक्त भी होनी चाहिए थी। अगर किसी ने नहीं की तो गलत की, और उस वक्त भी यही हाल था। ये मैं आपको बता दूं, कोई तैयार नहीं था कोई काम करने के लिए, कोई तैयार नहीं था कोई डिसीजन लेने के लिए। तो ये कैसे मुल्क चलेगा जब नैब की जद में एक मुल्क फंसा हुआ है? कोई ब्यूरोक्रेट तैयार नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं है, कोई मिनिस्टर तैयार नहीं है। मुझे याद है मेरे टाइम में वो सेक्रेटरी कहता था जी आप साइन कर दे फाइल, मुझे ये फाइल साइन नहीं करनी क्योंकि कल मुझे बुला लेंगे कि आपने ये फाइल कैसे साइन की। तो ये क्या तरीक़ेकार है भाई? लेकिन अब आवाम के लिए क्या है इसमें? सलीम मांडवी वाला साहब, आज अली कासिम गिलानी साहब से ये सवाल किया गया कि इसमें इस तरमीम में आवाम के लिए क्या है, और वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की थी कि अवामी बेहतरी के लिए भी इसमें चीज़ें डलवाएं, ख़ास तौर पे सूबे का मामला जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से वो करें। लेकिन उन्होंने कहा कि जो साथी दीगर पार्टीज़ थी उनका इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने कहा जो बातें हुई हैं इसी तक रहना चाहिए। तो इसमें एक आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है। लीगल जो वकला हैं या लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो अदालती पेंडेंसी केसेस की पेंडेंसी का जवाब पेश किया जाता है, वो इसको भी बिल्कुल वो कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है जो जवाब दिया जा रहा है। सो इसमें आम आदमी के लिए क्या है? देखिए, आम आदमी के लिए मुझे जो नज़र आती है चीज़ वो ये नज़र आती है कि अगर आपके लोग काम करना शुरू कर देंगे, डिसीजन मेकिंग शुरू कर देंगे, चीज़ें आपके मुल्क में इम्प्लीमेंट होंगी, चाहे वो कोई भी लेवल हो, एक डिप्टी कमिश्नर तक मैं कहता हूँ का लेवल हो।
अगर लोग काम करना शुरू कर देंगे और डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा कि कल उनको रोज़ जनाब बुला के उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, उनको हैरेस किया जाएगा, तो कैसे कैसे लोगों के कैसे काम होंगे? आप आम आदमी की बात करते हैं, तो आम आदमी के काम कैसे होंगे? अब फैसल वावड़ा साहब अलबत्ता आज उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम भी उनको होती हुई नज़र आ रही है। सो ऐसा भी होने जा रहा है आगे मुस्तकबिल में? कोई बात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? देखें देखें कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें तरमीम नहीं। हम आज 27वीं तरमीम पे आ गए ना, 18वीं तरमीम से शुरू हुए, आज 27वीं पे आ गए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती और इसमें तरमीमें नहीं आ सकती, और तरमीमें आना कोई बुरी चीज़ नहीं है मेरे व्यू में। आप अपनी जो हिस्ट्री है उससे लर्न करते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकी उस वक्त जो अब आगे होने जा रही हैं। तो अगर हो रही हैं और मुल्क की इसमें स्टेबिलिटी है, इदारों की स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, तो इसमें क्या खराबी है? और मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आगे जाके हमें लगता है कि हमने सही नहीं की, कोई सब डिसीजंस तो सही होते नहीं हैं, तो इट कैन ऑलवेज बी अगेन रिविजिटेड एंड अगेन डिस्कस्ड एंड अगेन चेंज्ड। कोई कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आगे जो तरमीमें आएंगी उसमें कोई बेहतरी हो या उसमें कोई चीज़ हम समझते हैं कि नहीं हुई हो, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अब अगर इसको बाकायदा तौर पे डिबेट कर लिया जाता या पब्लिक किया जाता, बल्कि हमें तो अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि इसकी एग्जैक्टली शिकें कितनी हैं, ताकि कम से कम मीडिया पर तो डिबेट होता। आपकी पार्टी के चेयरमैन साहब का भला हो कि उन्होंने एक ट्वीट करके इसके कुछ निकात दे दिए, तो आम पाकिस्तानी के सामने इसकी तफसीलात आ गई। आप बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो अवाम को एतमाद में लेने की बात हमेशा करते हैं, इस तमाम तरीक़ाकार से मुकम्मल तौर पर सलीम साहब आप मुतमईन हैं? देखें, हम जहाँ तक पीपल्स पार्टी की ताल्लुक है, चेयरमैन बिलावल की ताल्लुक है, उन्होंने डिटेल में 27th अमेंडमेंट को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया है। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीन्स द पीपल दैट पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट्स, और उसमें हमारे कानूनदां भी मौजूद हैं, टेक्नोक्रेट्स भी मौजूद हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, हर कोई मौजूद है जिसने अपनी हर एडवाइस उस मीटिंग में दी। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर मैकेनिज्म तो कोई पार्टी में नहीं है। अब अगर दूसरी पार्टियों ने नहीं किया तो वो हमारा कसूर नहीं है। नंबर वन, हमने तो अपने लोगों को ऑन बोर्ड लिया, हमने सबके व्यूज़ लिए, सबकी चीज़ें ली, और कई चीज़ें जिस पे एग्रीमेंट नहीं भी हुआ, हमने उन चीज़ों को अपोज किया और उन चीज़ों को 27th अमेंडमेंट से निकाला भी गया। और ऑपोजिशन को दावत दी जानी चाहिए थी आप लोगों की तरफ से कि इसके ऊपर बात कर लेते हैं, वकला बरादरी को, या फिर ऑपोजिशन को आइडिया बहुत अच्छी तरह था कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। उन्होंने मेरे से भी कंसल्ट किया, मेरे से भी बात की अली ज़फ़र साहब की, उन पर डिस्कशन हुआ, और मैंने उनको यही कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही जो कि पाकिस्तान के लिए ख़राब है, हमारी गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट के लिए चीज़ें ख़राब हैं, या पाकिस्तान के कोई सिस्टम के लिए कोई चीज़ ख़राब है। कोई ऐसी चीज़ हमें तो नज़र नहीं आई। अगर आपको नज़र आती है तो आप हमें बता दें। हाँ, देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है, आप किसी चीज़ से एग्री ना करें, मैं किसी चीज़ से एग्री ना करूं, बट इन दी एंड जो भी कंसेंसस होता है एंड पीपल एग्री टू दैट, तो दैट इज़ व्हाट एवरीबडी इज़ एग्रीड टू। 40 से ज़ायद जो अदलिया के हवाले से तरमीम की गई हैं उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं, अपोजिशन और वकला बरादरी जो आज़ाद वकला हैं वो अपनी राय हम अपने प्रोग्राम में क्योंकि शामिल कर रहे हैं, उसमें इन तमाम शिकों से बिल्कुल मुतफिक नहीं है। लेकिन अब हुकूमती इत्तेहाद था जिन्होंने आप लोगों की तरफ से तरमीम पेश की गई, जो आप लोगों का राइट था, उसको पास किया गया। आखिर में जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तरफ से ये फैसला किया जाएगा पहली बार के जो तैनात जजेस होने हैं। सो जस्टिस अमीन को ही समझा जाए, क्योंकि एज ब्रैकेट भी अब उनके लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने तो इस माह रिटायर हो जाना था, लेकिन अब एज लिमिट को 67 ईयर्स कर दिया गया है। आप लोगों की तरफ से यही नाम इंडोर्स होगा? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एट ऑल।
तो मैं इस पे कोई मैं पोजीशन में नहीं हूँ इस पे कमेंट करने की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब हमारे साथ थे। सेनेट से तो 27वीं तरमीम पास करवा ली गई है। आज हम प्रोग्राम में मौजू बना रहे हैं 39 से ज़्यादा शिकों को जो अदलिया के हवाले से हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, जिन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की 27वीं आईनी तरमीम की। उन्होंने पार्लिमानी कमेटियों का भी बॉयकॉट किया और उसके अलावा आज वोटिंग के अमल का भी बॉयकॉट किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अबड़ो ने इसके हक में वोट दिया और अपना वोट देने के कुछ दलाइल भी पेश किए। आइए जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। 27वीं तरमीम में 40 से ज़्यादा शिकें अदलिया से मुतालिक हैं। आप से यही हम जानना चाहेंगे कि मुखालफत तो आप लोग करते आए हैं, लेकिन क्या मौक़िफ़ है अब आपका सेनेट से 27वीं तरमीम पास होने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप साहब का। देखिए अब साहब हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम ये पहले दिन से कह रहे थे और आज भी इसी जगह खड़े हैं कि इतनी उजलत में, इतनी जल्दी में जो 27वीं अमेंडमेंट लेकर आई गई, ये बिल्कुल उसी की एक्शन रिप्ले हो रहा है जो 26 अमेंडमेंट के टाइम किया गया था। और वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है और दुनिया सारी में। फॉर एग्जांपल आप इंडिया की मिसाल आपको दूं मैं, तो इंडिया में 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई और 100 जो अमेंडमेंट्स हुई वो कंसेंसस से हुई। सारी ओपोजिशन पार्टी, सारे उनके जितने भी छोटी पार्टीज थी, जितनी भी उनकी अकलीती पार्टी थी, वो सब भी बैठी। सिमिलरली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना 1973, तो पीपल्स पार्टी के पास उस टाइम 2/3 मेजोरिटी थी, लेकिन कॉन्सेंसस डेवलप हुआ और कॉन्सेंसस के साथ उसमें उलमा, मशाइख, मुफ्ती साहबान, टेक्नोक्रेट्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके लॉयर्स और सारे लोग आपके पॉलिटिशियंस बैठे, उन सब ने अपनी आउटपुट दी और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनानिमस तरीके से पास हुआ। सिमिलरली अगर मैं 18th अमेंडमेंट पे आ जाऊं, तो 18th अमेंडमेंट भी यूनानिमसली पास हुई। 200 से ज्यादा उसके जो है वो सेशंस हुए और सारी पार्टीज बीच में शामिल हुई और कॉन्सेंसस डेवलप किया गया और कॉन्सेंसस डेवलप करने के बाद जो है उसमें अमेंडमेंट की गई। अब क्यों की गई? बेसिक वजह ये है, इवन हमारे दौर में 21st अमेंडमेंट, उसमें सारी की सारी आपकी पार्लियामेंट जो है वो यूनानिमसली उसके अंदर वो फॉलो हुई और 343 बंदों में से 342 लोगों ने उसके हक में वोट दिए। एक शख्स पाकिस्तान में नहीं था। सो तो कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली आपका सोशल पैक्ट है ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो 25 करोड़ अवाम है और द पाकिस्तान के साथ इसको स्टेट कहते हैं। और वो अवाम की मर्जी के बगैर पब्लिक डॉक्यूमेंट है बेसिकली। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट को पब्लिक किए बगैर आप रात की तारीकी में लेकर आएंगे, अंडर क्वेश्चन तो होगा आप सब वो, और वो कंट्रोवर्शियल भी होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो चीजें की इनसे अवामुन नास का क्या ताल्लुक है, अवामुन नास को अवेयरनेस क्या दी इसकी, क्या इस पर डिबेट हुई? ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आप एक्ट लेकर आ गए, एक बुक के अंदर छोटा सा चेंज कर दिया। नहीं, आपने पाकिस्तान में 25 करोड़ बसने वाले अवाम के जो भी जिस भी चीज के अंदर आपने अमेंड किया उन सबको पता होना चाहिए। ये तो मैं आई एम 100% श्योर कि अभी ये अप्रूव हो गया है और इसकी जो दस्तावेजात है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई, अभी सेनेट में गई, सेनेट के बाद बाहर निकलेगी। क्या ये पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए थी? क्या डिबेट जरूरी नहीं होती? तो मैं तो इससे फिर एक लफ्ज तो कहूंगा ना, वो हमारी पंजाबी में, हमारी पोठवारी लैंग्वेज में कहते हैं ना, चोरा ने कपड़े डांगा ने गज। मकसद कहने का ये है कि इनको पता है कुछ नहीं, ये चोरी की सीटों पे बैठे हुए हैं, तो इन देयर लीस्ट बॉर्डर टू नो एंड देयर लीस्ट बॉर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स, सिविल राइट्स ऑफ द सिविल पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो जब इस तरह की चीजें होंगी तो उसको आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और ये मैं एक चीज बताऊं आपको, ये इस जमहूरियत के ताबूत में ना एक आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इसके बाद। इत्तेफाक राय के हवाले से जो कंसेंस है, आप असूली तौर पर तो बिल्कुल बुखारी साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी पॉलिटिक्स के अंदर ट्रेंड्स तो अब यही नजर आते हैं। आपका दौर था तो कानून साजी के लिए खुद खान साहब कहते थे कि बाजवा साहब से रब्ता करना पड़ता था या एजेंसी से रब्ता करना पड़ता था। तो क्या वजह है कि आज PTI कम अज़ कम कमेटीज़ के अंदर ये अपना मौक़िफ़ जो आप यहाँ पर प्रोग्राम्स में पेश कर रहे हैं वो तो आप सामने रखते, ऑन द रिकॉर्ड तो अपोज करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा क्यों नहीं किया आप लोगों ने?
देखिए, अब तक हमारी मुखालफत तो ऑन रिकॉर्ड डे फर्स्ट से आ रही है ना। हम तो 8 फरवरी के इलेक्शन को मानते हैं, हम 9 फरवरी के इलेक्शन को तो नहीं मानते। आज तक मुझे ये बता दें कि जितने इलेक्शंस के, ये इलेक्शन से रिलेटेड चीजें सारी आई ना, ये इलेक्शंस के बाद सारी की सारी चीजें आई। ये इलेक्शन अमेंडमेंट्स, ये ऑर्डिनेंसेस, ये एक्ट्स, उसके बाद चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26 एंड 27, इनका स्टॉप एंड जाके देखें तो आपको वहीं निकलेगा। ईसीपी में अमेंडमेंट, इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट, रिटायर्ड जजेस को लाना, ये सारी एक कड़ी चल रही है। ईसीपी का चेयरमैन आज भी बैठा हुआ है, जिसको जो जनवरी 2025 में रिटायर हुआ और अभी तक जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहा है, और ताहयात लेगा, नया नहीं बनेगा तो वही मरने तक रहेगा। तो ये बात आफ्टर ऑल जुड़ती है जाके 8 फरवरी इलेक्शंस के साथ। तो ये सारी चीजें तो वहां से चलती आ रही हैं। हमारे दौर में तो मैंने आपको खुद बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, दोनों यूनानिमसली हुई। 21st हुई और उसके अंदर भी सारे बैठे, बात हुई, उसके बाद डिबेट हुई उसके ऊपर। ये तो कोई देखें, अगर आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे पता नहीं है, अगर लॉ मिनिस्टर कहता है मुझे पता नहीं है, कल टेबल होगी और चीजें निकलती हैं ट्वीट के जरिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ट्वीट करता है, तो यार ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है, कौन सी डिबेट हो रही है, क्या कर रहे हैं ये इसके अंदर? इसमें साफ साफ जाहिर है इनके अपने, कहते हैं ना, इट स्पीक्स पिथ ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम व्हिच इज वेरी मच क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कि हमने ये करना ही करना है, चाहे हुक और बाइक्रो को। मैं आज सुन रहा था फैसल वोडा साहब का, उन्होंने किसी ने कहा, उन्होंने कहा मिठाई दे रहा हूं मैं 28th अमेंडमेंट के लिए। तो ये 28th अमेंडमेंट की भी पेश किया मैं, अब आगे वो आ जाएगी। यार देखें, अमेंडमेंट्स के भी तरीकाकार होते हैं। 2/3 मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के पास मौजूद थी 1973 के अंदर, लेकिन कंसेंसस डेवलप हुए। आपका ये मतलब नहीं कि आप एक तो हक तलफी कर दें, हक पे डाका मार दें, लोगों की लेजिटिमेट गवर्नमेंट को हटा के आप अपनी 17 सीटों की गवर्नमेंट कर दें और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर दें। यार आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और भी हो सकता है। तो वो कानून मत बनाएं, ऐसी चीजें मत करें जो आपको हाथों की गिरा डाली कल दांतों से खोलनी पड़े। आप लोगों के हवाले से एक तबसरा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब ने किया है। वो कहते हैं कि आप लोग पीटीआई वाले ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, वो गैर सियासी आदमी था, आप लोगों ने उसको कैद करवाया है। ये भी कहा कि आप तमाम लोगों को जानता हूँ, सब ने समझौता किया हुआ है। बुखारी साहब, ये तो वही बात है कि आपके अपने हलकों में से, पीटीआई के अपने हलकों में से भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। तो सोचने का मुकाम नहीं कि आज आपकी मुखालिफ पार्टी की तरफ से भी, उनके एक सीनियर रहनुमा की तरफ से भी ये कंसर्न शो करवाया जा रहा है कि आपकी लीडरशिप की वजह से आपके पार्टी के जो कायद हैं वो जेल में हैं। देखिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो बात उन्होंने कही ये वही लोग करते हैं जो हमारी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। और आपने किसी भी सिटिंग मेरे ऐसे बंदे से नहीं सुना होगा जो उस तरह की बात कर रहे हो। और हमारी पार्टी में एक मैकेनिज्म है, एक तरीकाकार है, उसके लिए कोर कमेटी है, उसके लिए पॉलिटिकल कमेटी है, उसके लिए लीगल कमेटी, और देन इमरान खान साहब खुद हैं, वो खुद उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो राजा साहब तो बादशाह है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बुजुर्ग हैं हमारे, उनका एहतराम करता हूं मैं। लेकिन जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगी तो ये सारे इस टाइम उस पार्टी में मौजूद थे। बचा लेते जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी ना लगने देते, बहुत बड़े वकील इनके साथ मौजूद थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो जब आप कहते हैं ना दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, आज की तारीख में देख लें बेनजीर भुट्टो शहीद साहब के लोग किधर हैं जो उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे? किधर है सफदर अब्बासी साहब, किधर है नाहिद खान साहब, किधर है वो जो उनके साथ अमीन फहीम साहब अल्लाह बख्शे फोत हो चुके हैं, उनके बेटे साहबजादे खानदान, वो बेनजीर भुट्टो साहब की टीम कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है। वो जिनके बगैर बेनजीर भुट्टो साहब खाना नहीं खाती थी, उनकी गाड़ी में मौजूद थे लास्ट टाइम जब उनकी शहादत हुई, वो लोग नहीं है। और आज ये लोग बैठे हुए हैं, तो इन्होंने रिप्लेस किया, क्योंकि ये बेनजीर भुट्टो की लेगेसी या ये जुल्फकार अली भुट्टो की लेगेसी नहीं चला रहे, ये आसिफ अली जरदारी की और पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अवामी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हम अवामी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ना फर्द वाहिद की बात कर रहा हूँ, ना अपनी जात की बात कर रहा हूँ, अवाम उन्नास पब्लिक एट लार्ज की बात कर रहा हूँ। और मैंने एक दफा नहीं 10 दफा आपके सेगमेंट के अंदर प्रोग्राम में पब्लिक एट लार्ज का, पब्लिक डॉक्यूमेंट का, अवाम उन्नास की बात की, आपकी अपनी और बाकी आपके कैमरामैन की, हमारे लोगों की, ये जो लोग हैं इनकी बात की कि यार इनके लिए कानून बनता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक कुरान के बाद हमारा सबसे मुकद्दम तरीन बुक है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर लिखा हुआ है करदादे मकासद में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि कोई कानून ऐसा पाकिस्तान में नहीं बनेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुनाफी होगा। यार इन्होंने तो करोड़ों लोगों की मांगतों में खयानत की हुई है, किस तरह ये लोगों को फेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपके कीमती वक्त के लिए। अब देखना होगा नाजरीन, पीटीआई ने इसकी सख्त मुखालफत तो की है, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत किस किस्म की का आगे लाहे अमल उनका हो सकता है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। अदलिया से मुतल्लिक जो तरामीम है उस पर माहिराना राय हम शामिल करेंगे। हमारे साथ अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
27वीं आईनी तरमीम को सेनेट से तो पास कर लिया गया है, लेकिन इस पर एक रद्द-ए-अमल भी है और चीफ जस्टिस साहब को 2 खतूत लिखे गए हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से और दूसरा कुछ सीनियर वकला है, साबिक अटॉर्नी जनरल साहिबान है और साबिक जज साहिबान भी हैं और एक तरह के पॉइंट उन्होंने रेस किया है। अभी इसी मामले के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपके वक्त के लिए। सेनेट से 27वीं तरमीम पास हो गई। दिलचस्प बात ये रही कि भरपूर मुखालफत करने वाली JUI के एक सेनेटर ने भी इसको वोट दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर अबड़ो साहब ने भी इसके हक में वोट दिया है। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब जो 26वीं तरमीम की गई थी, समझा जाए कि उसको रोल बैक कर लिया गया या जो मकासद उसमें रह गए थे उसको 27वीं तरमीम के ज़रिए पूरा कर लिया है हुकूमत ने। इसके क्या असरात होंगे अदलिया पर और निज़ाम अदल के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। मेरे ख्याल में रोल बैक तो नहीं समझा जाए। 26वीं आईनी तरमीम अगर एक कदम था तो ये फिर मज़ीद एक कदम आगे है। 26वीं तरमीम को इस डर से प्रोसेस किया गया था कि एक आज़ाद अदलिया जो है वो मौजूद थी और अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब हिम्मत दिखाते और इस प्रोसेस का हिस्सा ना बनते और उस वक्त के जज साहिबान से भी डर था कि वो इंडिविजुअली हिम्मत दिखा के कुछ कर देंगे, अगर यकजा होती है जुडिशरी तो उस वक्त इस प्रोसेस को रोका जा सकता था। लिहाजा बहुत ही खुफिया तौर पे पास की गई थी। गलत बयानी से काम लिया गया था, छुपा कर ड्राफ्ट्स जो हैं वो लोगों से शेयर नहीं किए गए थे जानबूझ के, क्योंकि उस वक्त भी पता था कि जो करने जा रहे हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर के मुनाफी है। इस दफ़ा क्योंकि अदलिया ऑलरेडी कैप्चर्ड है और जो चंद मामलात रह गए थे जो उस वक्त करते तो बहुत ही ज़्यादा भोंडे लगते और चैलेंजेस उनके ख़िलाफ़ कामयाब हो जाते, तो अब जो है क्योंकि उनको मौका मिल गया है कि कम्प्लीटली कैप्चर्ड कोर्ट है तो अब उनका फ़ैसला है बग़ैर किसी शर्म के कि जो ओरिजिनल मकासद थे वो पूरे हो जाएं। एक स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंट कोर्ट बना दिया जाए जिसके अंदर सरबराही जो है वो हुकूमत की इंतज़ामिया की पसंद से हो और उस सरबराही के बाद जो भी हो प्रोसेस उसके अंदर इंतज़ामिया का मुसलसल और मुकम्मल दखल हो, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जो आर्जी हो जिसके अंदर और लोगों का आना जाना जो है वो किसी एक जज की वोट के ऊपर मुहित हो। तो ये कंप्लीट कैप्चर की तरफ स्टेप है और मेरे ख्याल में तकरीबन मुकम्मल है। आप जैसे बता रही हैं सेनेट के अंदर जो है बड़ी बातें की थी, लेकिन JUI के जितने लोग चाहिए थे वो वहाँ हाजिर थे और PTI के जितने लोग चाहिए थे वहाँ हाजिर थे, तो बाकी सब लोग जो है वो जितना भी शोर मचाएं। अब जो आईनी अदालत के क़याम का मामला है इसके ऊपर तो बड़ा फ़ख्रिया तौर पर डिफेंड कर रही हैं हुकूमती जमातें। एक तो केसेस की पेंडेंसी के हवाले ज़ेर इल्तवा जो केसेस है उसका हवाला दिया जा रहा है। दूसरी बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तमाम पॉलिटिकल विजडम के तहत भी ये कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला किया गया था आईनी अदालत के क़याम का, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो सका और आज ये ख्वाब हमारा पूरा हुआ है। ये मौक़िफ़ है हुकूमती इत्तेहादी जमातों का। इस हवाले से आपको कोई वज़न नज़र आता है इस मौक़िफ़ में? देखिए जी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आईनी अदालत का जो जिक्र है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो बहुत क्लियर है कि उन्होंने उस वक्त 18वीं तरमीम इन्विजन नहीं की थी, तो उन्होंने ये सोचा था कि जो आइन के खद ख़ाल के साथ छेड़छाड़ की गई है उसको बदरिया अदालत ठीक किया जाएगा चैलेंजेस के थ्रू, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं जो उस वक्त कोर्ट के अंदर आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ थे वो सुनने के लिए खुसूसी अदालत बनाई जाएगी 6 साल के लिए और उसके अंदर तमाम सूबों से रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये साफ़ है उस शिक में लिखा हुआ, और उसकी नीयत ये होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस जो हैं वो ठीक किए जाएंगे। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस 18वीं तरमीम की शक्ल में ठीक हो गए तो फिर इस आइनी अदालत के क़याम का तसव्वुर नहीं किया गया, क्योंकि उसकी फिर ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि ये जो आइनी अदालत का जिक्र है वो आर्जी आइनी अदालत का था कि आइन के अंदर से जो डिक्टेटर्स ने तारीख़ के अंदर और हाजिर तारीख़ में मुशर्रफ ने जो रद्द बदल किया था उसको ठीक कर दिया जा सके। तो वो ठीक करने का तरीका क्योंकि 18वीं तरमीम रही तो फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ख्याल नहीं आया, क्योंकि एक कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट्स होते ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। ये जिक्र जो है ये है ही गलत। अब ये मोइज़ साहब 40 ये केस में शामिल हैं जो अदलिया से रिलेटेड हैं, लेकिन क्या आपकी नज़र में कुछ मुस्बत भी हुआ है? अज़ खुद नोटिस का जो इख्तियार है इस हवाले से साल से आप लोगों का भी और आप जैसे दीगर माहिरीन का भी एक मौक़िफ़ है कि इसको मिस यूज़ किया गया चीफ़ जस्टिस साहिबान की तरफ से। इसको ख़त्म करना, क्या आप समझते हैं कि ये कुछ ऐसे मामलात थे जिसको अगर अदलिया ख़ुद से रिजॉल्व करती तो नौबत यहाँ तक ना आती, जैसा कि अज़ खुद नोटिस के इख्तियार का गलत इस्तेमाल है? नहीं जी, एब्सोल्युटली। अगर अदलिया के अंदर इस तरह का एडवेंचरिज्म नहीं होता, अगर साकिब निसार साहब जो हैं वो अपने आप को फ़िरौन की तरह नहीं एक्ट करते, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब अतीका ओडो की 2 बॉटल्स ऑफ वाइन और मुल्क भर की चीनी की कीमत के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से हेडलाइंस ग्रैब नहीं करते, अगर वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर अपनी टांग नहीं अड़ाते,
अगर उसके बाद खोसा साहब के ज़माने का और ये पैनामा के ज़माने की हरकतें नहीं होती तो हम यहाँ नहीं खड़े होते। और ये कोई जवाज़ नहीं है, लेकिन आप एक फ़र्द या चंद अफराद की हरकतों की वजह से एक निज़ाम और एक इदारे को गिरा नहीं देते। आप उन अफराद की गलतियां ठीक करने के लिए आईनी ढांचे नहीं तब्दील कर देते। और ना ये कोई जवाज़ होता है कि देखो फ़ला आया था वो बड़ा बेवकूफ़ था तो उसकी वजह से हमने वो जिस कुर्सी पे बैठा था उस कुर्सी को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन जवाज़ यही पेश किया जा रहा है और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़माने में जब ये एक इन्वाइटेड पुश थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आए और वो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो ज़रूरी थी अदलिया के स्ट्रक्चर के लिए वो आ गई थी। अब जज साहब, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अज़ ख़ुद बेंच नहीं बना सकते थे, वो अज़ ख़ुद रोस्टर फिक्सेशन नहीं कर सकते थे। एक अगर अहम आइनी मामला था तो उसके अंदर कम से कम 5 लोगों की बेंच होना ज़रूरी थी। ये सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। फिर यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उन्हीं काजी फ़ाइज़ ईसा और हुकूमत के अज़ाइम के आड़े आया जब वो चाह रहे थे मखसूस बेंचें फ़िक्स करना और जब वो चाहने लगे कि मखसूस तरीके से फ़ैसले लेना। तो ये हुकूमत के अज़ाइम तो बहुत पुराने आया हैं। जब से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ख़ुद सुनना छोड़ा उन्होंने और उस कमेटी के अंदर तरमीम करके उसमें से सीनियर 3 जजेस को निकाल के अमीरुद्दीन खान साहब का दखल किया उसमें, और फिर उसके बाद से उसी कानून का इन्हराफ करते हुए मनपसंद बेंचेस बनाई गई और जो हुआ उसके बाद वो आपने देखा है। तो देखिए, अगर तरतीब और तंजीम मकसद होता तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट काफ़ी था। क्या वजह है कि इसके ऊपर मोइज़ साहब बयान रहे वकला की तरफ से 26वीं तरमीम हो या अब 27वीं तरमीम, इस हवाले से तनकीद की जाती रही और एक आम तासुर पाकिस्तान में ये था कि वकला जो है वो रजिस्ट करने के माहिर हैं और अगर वो जो हुकूमत के सामने खड़े हो जाए तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमें 26वीं तरमीम में भी ये देखने को नहीं मिला, अब भी नहीं देखने को मिला। क्या वजह है कि इस कदर दबाव ना डाल सके कि कम से कम कंसल्ट कर लिया जाता हुकूमत की तरफ से या डिबेट कर लिया जाता अदलिया से मुतालिक जो तरमीम वो करने जा रहे थे इसको? क्योंकि अंदर से जो लोग अहम है वो साथ हैं और हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है और इस बात पे तकिया है। और अगर अंदर से जजेस साथ मिले हुए नहीं होते तो ये कुछ भी मुमकिन नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का भी जो मामला है ये दफन हो चुका होता, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जब बन रही थी तो वोट स्प्लिट था और तमाम जो बाकी जज साहिबान थे उनका वोट ये था कि पूरे सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल कर दिया जाए। सिर्फ एक वोट से ये पास हुई है और वो वोट था अमीनुद्दीन खान साहब का खुद का, जिन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाने का वोट दिया। बाकी साहब का वोट था कि सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाए। और बेंचेस के अंदर कौन होंगे कौन नहीं होंगे के भी स्प्लिट को एग्जीक्यूटिव का साथ देते हुए अमीनुद्दीन खान साहब ने हल किया, जहाँ पे बाकी जजेस का वोट ये था कि तमाम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में होना चाहिए। तो अगर आपको पास अंदर के साथी नहीं होते तो ये तो सारी अमेंडमेंट्स बेमानी होती। ये अंदर के हेल्प से, अंदर से डिवाइड से ही फ़ायदा उठाते हुए सब कुछ पॉसिबल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अदलिया से मुतालिक जो तरामीम है उस पर तो कानूनी हलकों में इख्तलाफ सामने आ रहा है, जिस तरह के मोइज़ जाफरी साहब भी बात कर रहे थे। हम अपने आइंदा शो में जो दीगर शिकें हैं उसका जायज़ा लेंगे तफसीली तौर पर। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।